आज से हम भूगोल से संबंधित सामान्य चर्चा करेंगे और आगे भविष्य में विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और भूगोल की जितनी भी शाखाएं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर प्रस्तुत करेंगे। आज हम केवल ब्रह्मांडीय भूगोल के संबंध में सामान्य जानकारी और सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। यहाँ से भी कुछ प्रश्न आईएएस परीक्षा और सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बेसिक सी जानकारी है जो हम सबको पता होनी चाहिए। यहीं से आगे विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल रन करेगा। सामान्य परिचय में सबसे पहले आज हम देखेंगे ब्रह्मांड क्या है, व्हाट इज यूनिवर्स। ब्रह्मांड क्या है, इससे संबंधित हम 7 पॉइंट को डिस्कस करेंगे और आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसमें काफी क्वेश्चन छिपे हुए हैं जो रेगुलर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ब्रह्मांड के लिए यूनिवर्स शब्द प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्स, तो ब्रह्मांड अथवा यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स का अर्थ है इस संपूर्ण जगत में जो हमें दिखाई दे रहा है और जो दिखाई नहीं दे रहा है, विद्यमान सभी प्रकार के खगोलीय पिंड, वस्तुएं, पदार्थ, उन सब का जो समुच्चय है, जो कलेक्शन है, उसे हम यूनिवर्स कहा जाता है। तो यूनिवर्स जो मानव की दृश्य क्षमता से बाहर भी असीमित क्षेत्र तक विस्तृत है और जिसमें समस्त प्रकार की वस्तुएं, पदार्थ विद्यमान है, उसे यूनिवर्स अथवा ब्रह्मांड कहा जाता है। साइंस की एक सीमा है। साइंस केवल उन वस्तुओं को या उन वस्तुओं की सत्ता को स्वीकार करती है जिन्हें आंखों से देखा जा सकता है, जिन्हें महसूस किया जा सकता है, जिन्हें टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन यूनिवर्स का बहुत बड़ा हिस्सा साइंस की अप्रोच से पूरी तरह से बाहर है। साइंस केवल यूनिवर्स के 1% से भी कम हिस्से के बारे में जानकारी रखता है। इस प्रकार 99% जो हिस्सा है यूनिवर्स का, वो हमारे लिए अभी भी अज्ञात है। हम उसे अभी तक जान नहीं पाए हैं। यूनिवर्स के संबंध में सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेंटियर ने, तो जॉर्ज लेमेंटियर ने यूनिवर्स और उसके उद्भव के संबंध में अपनी जानकारी प्रस्तुत की। इसे उन्होंने बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी अथवा महाविस्फोट के सिद्धांत के द्वारा प्रस्तुत किया। इसके अनुसार पहले यूनिवर्स में एलम नामक एक बादल था जिसमें सभी प्रकार के आवेशित और अन्य प्रकार के कण विद्यमान थे। जब कणों का संग्रहण इस बादल में बढ़ता गया, इससे आवेशित कणों में गति आरंभ हुई और गति होने से ऊष्मा उत्पन्न हुई, दबाव और ऊष्मा उत्पन्न हुई और ऊष्मा की जब मात्रा बढ़ती गई तब ऊष्मा के अतिरिक्त संग्रहण की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं होने पर इस बादल में विस्फोट हो गया और विस्फोट होने से यूनिवर्स में सभी प्रकार के ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र और खगोलीय पिंडों की रचना हुई। वहीं से यूनिवर्स के संबंध में वैज्ञानिक आधार पर जानकारी का पाया जाना आरंभ होता है। तो बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत हमको एक एक्सीडेंटल इंफॉर्मेशन बता रहा है कि पहले ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में एक महाबादल था जिसमें आवेशित कणों के कारण गति आरंभ हुई और ऊष्मा का अतिरिक्त संग्रहण हुआ और जिससे महान विस्फोट हुआ। लेकिन यह थ्योरी अभी पूरी तरह से प्रूव्ड नहीं की जा चुकी है क्योंकि इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के सिद्धांत इस संबंध में बने हुए। आध्यात्मिक थ्योरी एक अलग बात कहती है कि परमात्मा ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना की है, वही इसका पालक है, वही इसका डिस्ट्रॉयर है, वही इसका संहारक है। लेकिन विज्ञान इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानता है क्योंकि भगवान और भगवान के बनाए हुए नियम विज्ञान के द्वारा लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं किए जा सकते। इसलिए विज्ञान अपने तरीके से एक प्रयास कर रहा है। जिस दिन विज्ञान को यह पूरा खेल समझ में आ जाएगा उस दिन विज्ञान स्पिरिचुअल साइंस या आध्यात्मिक विज्ञान के सामने सरेंडर कर देगा। तीसरा पॉइंट है कॉस्मोस। ब्रह्मांड में कॉस्मोस क्या है? तो कॉस्मोस के लिए भी ब्रह्मांड शब्द यूज किया जाता है
और ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी साइंस में पढ़ा जाता है। कॉस्मोलॉजी एक विज्ञान है जिसमें ब्रह्मांड और इसमें विद्यमान विभिन्न प्रकार के मैटर्स और वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। तो कॉस्मोस क्या है? कॉस्मोस का अर्थ है इस यूनिवर्स में जो भी पदार्थ वस्तुएं पाई जाती हैं वे सभी प्राकृतिक नियम के अनुसार संचालित हैं। यानी एक नेचुरल लॉ है, उस नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग ही यूनिवर्स में ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे अपनी अपनी गति और दिशा के साथ कार्य कर रहे हैं। वो अपने अपने नियमों का, अपनी अपनी दिशा का उल्लंघन नहीं करते। इसे ही कहा जाता है कॉस्मोस और इसका अध्ययन करने वाले साइंस को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। डार्क मैटर 99% LHC ये अत्याधुनिक प्रयोग है। सो वर्तमान में साइंस ने या भौतिक विज्ञान की दुनिया ने इसे प्रूव किया है। यानी यूनिवर्स का 99% भाग अदृश्य है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसे डार्क मैटर माना जाता है, उसे ऊर्जा का मेन सोर्स माना जाता है। उसी से ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं बनती हैं और बाद में समाप्त होने के पश्चात वो उसी में मर्ज हो जाती है, उसी में उनका विलय हो जाता है। और अब इसे दुनिया के सबसे बड़े प्रयोग LHC के माध्यम से प्रूव किया जा चुका है, सिद्ध किया जा चुका है। LHC का फुल फॉर्म है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। यह दुनिया का सबसे बड़ा भौतिकी का प्रयोग है जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर एक महाप्रयोगशाला के माध्यम से किया जा रहा है। और इस प्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिकों ने इस पदार्थ को खोजा है, उसे उन्होंने हिग्स बोसोन या दिव्य कण या डिवाइन पार्टिकल नाम दिया है। हिग्स बोसोन यह ISP परीक्षा में 2 बार पूछा जा चुका है। तो जिसे आज की भौतिक विज्ञान हिग्स बोसोन या दिव्य कण या डिवाइन पार्टिकल कह रहा है, उसे ही डार्क मैटर या अदृश्य पदार्थ कहा जाता है, जो विज्ञान को इन नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। अंतरिक्ष 5वां पॉइंट, स्पेस। ब्रह्मांड यूनिवर्स में स्पेस क्या है? स्पेस का अर्थ है यूनिवर्स का वह हिस्सा है, वह भाग जो मनुष्य को अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है। यानी मानव के नेत्र और आंखें और दृष्टि जिस हिस्से को नहीं देख पाती हैं उसे ब्रह्मांड के अंतर्गत स्पेस या अंतरिक्ष कहा जाता है। और आकाश स्काई क्या है? यानी यूनिवर्स का वह हिस्सा जो मानव नेत्रों से दिखाई देता है, अथवा इस पृथ्वी से हम यूनिवर्स के जिस हिस्से को देख पाते हैं उसे स्काई अथवा आकाश कहा जाता है। और आकाश और स्काई के बाद वह भाग जो हमको दिखाई नहीं देता है उसे स्पेस अथवा अंतरिक्ष कहा जाता है। आकाश, अंतरिक्ष, कॉस्मोस ये सभी यूनिवर्स ब्रह्मांड के अंतर्गत विद्यमान हैं और कार्यरत हैं। तो यूनिवर्स इज द होल सिस्टम जिसमें कॉस्मोस, अंतरिक्ष, स्काई, आकाश कार्य कर रहे हैं। सिसलूनर क्या है? यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के अंतरिक्ष को सिसलूनर कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है व्हाट इज सिसलूनर। तो अंतरिक्ष है जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में विद्यमान है। यानी चंद्रमा की पृथ्वी से जो दूरी है 3,84,000 किलोमीटर है और इन दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे सिसलूनर कहा जाता है। तो यूनिवर्स या ब्रह्मांड के सब बारे में ये सामान्य जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम अगले पार्ट पर कार्य करेंगे। आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है? यानी यूनिवर्स के भीतर अब हम आकाशगंगा को पढ़ेंगे। व्हाट इज आकाशगंगा और आकाशगंगा को यह नाम क्यों दिया गया है? यह आकाश है, यानी आकाश वह हिस्सा यूनिवर्स का जो हमें पृथ्वी से इन आंखों से दिखाई देता है उसे आकाश कहते हैं। गंगा, जिस तरीके से गंगा नदी में पानी की अविरल धारा बहती रहती है उसी प्रकार यूनिवर्स के एक हिस्से में जो दिखाई देता है उसमें विभिन्न प्रकार के तारे, ग्रह, नक्षत्र, उपग्रहों की एक व्यवस्था है जो मनुष्य को अपनी आंखों से, नेत्रों से दिखाई देती है, उसे आकाश गंगा कहा जाता है।
इससे संबंधित हम 7 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है जिसे आकाश गंगा के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी यूनिवर्स की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें विभिन्न प्रकार के तारे, तारों का समूह और अन्य प्रकार के खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, उन्हें आकाश गंगा का हिस्सा माना जाता है। और सौर मंडल जिसमें हमारा सूर्य केंद्र में है, पूरा का पूरा सौर मंडल, सोलर फैमिली हमारी आकाश गंगा का एक पार्ट माना जाता है। मंदाकिनी, मंदाकिनी संस्कृत भाषा का शब्द है। इसे मंदाकिनी क्यों कहा जाता है? मंद यानी धीमा, शांत, यानी आकाश गंगा में विभिन्न प्रकार के तारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्रों की स्थिति रात्रि के समय मंद, शांत दिखाई देती है इन आंखों से, इसलिए भारतीय संस्कृति के अनुरूप इसे हम मंदाकिनी कहते हैं। तीसरा पॉइंट मिल्की वे। मिल्की वे कहा जाता है हमारी आकाश गंगा को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रात्रि के समय जब हम पृथ्वी से इन नग्न आंखों से अपनी आकाश गंगा मंदाकिनी को देखते हैं, तब वह आकाश में एक सफेद दूध के समान साफ सुथरी पट्टी के समान दिखाई देता है। जिस तरीके से गंगा नदी का पानी रात्रि में सफेद शांत परत के रूप में दिखाई देता है, उसी प्रकार हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के रूप में दिखाई देती है, इसलिए इसे मिल्की वे नाम दिया जाता है। तो हमारी आकाश गंगा मिल्की वे है। और हमारी आकाश गंगा का जो मार्ग है, रूट, जिस मार्ग में हमारी आकाश गंगा चक्कर लगाती है, वह है सर्पिलाकार यानी स्पाइरल फॉर्म। और इस सर्पिलाकार मार्ग को ऐरावत हाथी का पथ भी कहा जाता है। ऐरावत हाथी जो सबसे बड़ा हाथी होता है, जिस तरीके से वह अपना एक चक्कर लगाता है, उसी के पैटर्न पर हमने अपनी आकाश गंगा के चक्रण के प्रक्रम को मिल्की वे अथवा आकाश गंगा अथवा गैलेक्सी नाम दिया है। अगला पॉइंट है धूमकेतु अथवा पुच्छल तारे। धूमकेतु या पुच्छल तारे यानी कॉमेट्स। तो धूमकेतु क्या है? धूमकेतु गैसों के ऐसे बादल होते हैं जिन पर बर्फ की परत जमी होती है। धूमकेतु के 3 भाग होते हैं शारीरिक संरचना में। पहला ऊपरी भाग, अग्रभाग, मध्य का भाग और पीछे का भाग। यानी धूमकेतु जो बर्फ से जमे हुए पर्वत हैं अथवा बादल हैं, इनका अग्रभाग सूर्य की ओर होता है और अग्रभाग सूर्य के नजदीक होने के कारण वह सूर्य के प्रकाश से गर्म हो जाता है, इसलिए उसका तापमान बढ़ जाता है। जबकि मध्य भाग और जो पिछला वाला भाग होता है वह सूर्य के विपरीत होता है, सूर्य से दूर होता है, इसलिए वो भाग अधिकांशतः ठंडे बने रहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन ठंडे भागों पर आपतित होता है, गिरता है, तब वह ठंडे भागों से परावर्तित हो जाता है और परावर्तित होने के कारण ही इस धूमकेतु का पिछला हिस्सा चमकीला दिखाई देता है और उसकी एक पूंछ सी नजर आती है, इसलिए धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। इसके अलावा जब धूमकेतु का अग्रभाग सूर्य के प्रकाश से गर्म हो जाता है, तब गैसों का कुछ हिस्सा धुएं में कन्वर्ट हो जाता है और वह सूर्य के विपरीत दिशा में एक पूंछ का निर्माण करता है, इसलिए भी इसे धूमकेतु अथवा पुच्छल तारा कहा जाता है। 2 प्रकार के धूमकेतु पुच्छल तारे हैं, हैली धूमकेतु, हैली कॉमेट और हेल बॉब, और एक तीसरा है शूमेकर लेवी 9। हैली धूमकेतु है हैली पुच्छल तारा जो एडमंड हैली नामक वैज्ञानिक ने खोजा था और यह सबसे कम समय के लिए 1986 में नग्न आंखों से देखा गया था। उसके बाद यह प्रत्येक 76 वर्ष 76 ईयर्स के बाद दिखाई देता है। दूसरा धूमकेतु पुच्छल तारा है हेल बॉब जो 2 वैज्ञानिकों ने खोजा था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम हेल बॉब हुआ। और तीसरा धूमकेतु पुच्छल तारा है शूमेकर लेवी 9। इस प्रकार आकाश गंगा से संबंधित हमने निम्न पॉइंट्स को डिस्कस किया।
यानी यूनिवर्स के अंतर्गत आकाशगंगा होती है। और आकाशगंगा से संबंधित मुख्य जो फैक्ट्स हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, वो इस प्रकार होते हैं। अब हम आकाशगंगा के अगले हिस्से पर डिस्कस करेंगे। अगला हिस्सा है तारामंडल क्या है। तारामंडल, तारों का मंडल या समूह, इंग्लिश में या अंग्रेजी में इसको कहा जाता है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन या तारामंडल क्या है, यानी आकाशगंगा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तारों के समूह को तारामंडल या कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। सबसे बड़ा जो तारामंडल है उसे हाइड्रा कहा जाता है, और सबसे जो छोटा तारामंडल है उसे क्रक्स ऑस्ट्रेलिस नाम दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के तारामंडलों की खोज भारत के ऋषि संतों, वैज्ञानिकों ने और विश्व के वैज्ञानिकों ने की है। तो भारत के वैज्ञानिकों ने जो तारामंडल खोजा था उसे भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुरूप सप्तऋषि मंडल नाम दिया गया है। सप्तऋषि मंडल यानी 7 ऋषियों के नाम पर इसको नामकरण किया गया है। और ये 7 ऋषि हैं क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ और मरीचि। ये भारतीय सनातन संस्कृति के 7 संत हैं। इनके नाम पर इसे ऋषि मंडल कहा जा रहा है, सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। जबकि लैटिन भाषा में, अंग्रेजी भाषा में इनके नाम अलग प्रकार से हैं। एल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, जेंटा, एटा और एसिसलेस, ये है सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल को ही लैटिन भाषा में उर्सा मेजर कहा जाता है। उर्सा लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है भालू या बियर अथवा ग्रेट बियर। तो सप्तऋषि मंडल को उर्सा मेजर लैटिन भाषा में और अंग्रेजी भाषा में ग्रेट बियर, बड़ा भालू भी कहा जाता है, क्योंकि ये 7 जो तारे हैं, ये इनकी जो संरचना है एक बड़े भालू के समान नजर आती है, इसलिए इसे ग्रेट बियर, बड़ा भालू अथवा उर्सा मेजर भी कहा जाता है। और इन 7 तारों में से जो 2 तारे हैं वो ध्रुव तारे की सीधी दिशा में होते हैं, इसलिए सप्तऋषि मंडल के आधार पर हम ध्रुव तारे की स्थिति भी जान सकते हैं। उर्सा माइनर, इसी प्रकार से कुछ छोटे तारों का समूह है जिसे उर्सा माइनर, अंग्रेजी में लिटिल बियर अथवा छोटा भालू तारा समूह भी कहा जाता है। जो ध्रुव तारा है जिसे पोलेरिस, लोड स्टार या पोल स्टार भी कहा जाता है, यह उर्सा माइनर अथवा लिटिल बियर अथवा छोटे भालू समूह का सदस्य है। और ध्रुव तारे के आधार पर ही उत्तरी दिशा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव है उसकी जब हमको दिशा ज्ञात करनी होती है तब उसके लिए ध्रुव तारे को देखा जाता है। और ध्रुव तारा लिटिल बियर या उर्सा माइनर का एक सक्रिय सदस्य है। क्रॉस तारा, सदर्न स्टार या क्रॉक्स स्टार भी इसको कहा जाता है। तो क्रॉस तारा या सदर्न स्टार के माध्यम से दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव अथवा दक्षिणी दिशा की जानकारी प्राप्त की जाती है। ये सभी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, कई बार इन क्वेश्चंस को पूछा जा चुका है, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे। उल्का और उल्का पिंड क्या है? उल्का मीटियोरॉइड्स, उल्का पिंड मीटियोराइट्स। तो उल्का यानी मीटियोरॉइड्स ऐसे खगोलीय पिंड अथवा तारे जिनका ईंधन समाप्त हो चुका होता है, जो अपने जीवन की अंतिम अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं और वो टूट करके नीचे गिर जाते हैं। तो टूटते हुए तारे, शूटिंग स्टार्स को उल्का कहा जाता है। जब कोई टूटता हुआ तारा अंतरिक्ष से वायुमंडल में ही रह जाता है उसे कहते हैं उल्का, टूटता हुआ तारा मीटियोरॉइड। और जब टूटता हुआ तारा वायुमंडल के अंदर होते हुए पृथ्वी पर आकर गिरता है तब उसे कहते हैं उल्का पिंड, मीटियोराइट्स। और युग्म तारे, बाइनरी स्टार्स क्या होते हैं? यानी पृथ्वी से जब हम नग्न आंखों से अंतरिक्ष में देखते हैं तब हमें विभिन्न प्रकार के तारा समूह दिखाई देते हैं। तो कुछ तारे जोड़े के रूप में दिखाई देते हैं
जिन्हें युग्म तारे या बाइनरी स्टार्स कहा जाता है। यानी ऐसे तारे जिनका सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र कॉमन होता है, एक ही द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसमें एक मुख्य तारा होता है, एक सहायक तारा होता है, उसे युग्म तारा, बाइनरी स्टार कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, आईएएस एग्जाम में। युग्म तारे का बेस्ट एग्जांपल है सिरिस अथवा डॉग स्टार अथवा लुब्धक। सिरिस, डॉग स्टार अथवा लुब्धक। ये हुआ तारामंडल से संबंधित जानकारी। अगला, तारे का विकास क्रम यानी डेवलपमेंट फेज ऑफ द स्टार। किसी भी तारे का जन्म कैसे होता है और तारे का अंत कैसे होता है, इससे संबंधित हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो तारे का विकास क्रम क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट। आईएएस में आ चुका है क्वेश्चन, व्हाट इज चंद्रशेखर लिमिट। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारत के भौतिक वैज्ञानिक हैं, जिन्हें अपने रिसर्च के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इन्होंने 1940 के दशक में अपना एक रिसर्च सारी दुनिया के समक्ष रखा और उसमें इन्होंने बताया यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान 1.44 से कम है अथवा बराबर है, तब वह तारा श्वेत वामन तारा कहलाता है, व्हाइट ड्वार्फ स्टार। और यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान 1.44 से अधिक है, तब उस तारे में विस्फोट होता है और उससे विभिन्न प्रकार के तारों का आगे जाकर के विकास होता है। तो चंद्रशेखर सीमा ही हमको ये बताएगी कि तारों का विकास कैसे होता है। तो चंद्रशेखर लिमिट को आप ध्यान रखेंगे। पहला है श्वेत वामन तारा, व्हाइट ड्वार्फ स्टार। श्वेत वामन तारे ऐसे तारों को कहा जाता है जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम होता है अथवा बराबर होता है। और 97% जो तारे हैं ब्रह्मांड में वो श्वेत वामन तारे ही होते हैं और एक सीमा के पश्चात इनका जीवन समाप्त हो जाता है। और ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना टाइम्स अधिक होता है, उन तारों में फिर विस्फोट होता है। जब विस्फोट की सीमा थोड़ी कम होती है उसे नोवा कहते हैं, छोटा विस्फोट। और जब विस्फोट बहुत बड़ा होता है जिसमें चमक बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है उसे सुपरनोवा या महाविस्फोट कहा जाता है। और इसी सुपरनोवा या महाविस्फोट से न्यूट्रॉन तारे का जन्म होता है। न्यूट्रॉन तारे ऐसे तारे जिनमें विस्फोट के पश्चात केवल न्यूट्रॉन ही शेष रहता है और इनका द्रव्यमान अधिक होता है, इनमें ऊर्जा अधिक होती है। और आगे जाकर के न्यूट्रॉन तारे से पल्सर का विकास होता है। पल्स यानी जो नसें हमारी हैं जो पल्स रेट चलती रहती है, ब्लिंक करती रहती है, उसके आधार पर इसका नाम दिया गया है। क्योंकि पल्सर तारों से प्रकाश या चमक लगातार दिखाई नहीं देती है, एक क्षण अंतराल के बाद दिखाई देती है, इसलिए पल्सर कहते हैं। तो ऐसे न्यूट्रॉन तारे जो बहुत तीव्र गति से घूमते हैं, जिनसे विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन होता है, उन्हें पल्सर स्टार कहा जाता है। और क्वासर्स ऐसे तारे होते हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें, रेडियो किरणें, एक्स किरणें और अन्य प्रकार की किरणों का उत्सर्जन होता है, उन्हें हम क्वासर्स कहते हैं। यानी तारे के विकास क्रम में हम क्वासर्स तक पहुंचते हैं। और आगे जाकर के लाल दानव तारा, रेड जॉइंट स्टार, यह तारे के विकास की अंतिम स्थिति होती है। तारे के विकास का आरंभिक पॉइंट होता है आदि तारा यानी इनिशियल स्टेज का स्टार, और अंतिम स्टेज है लाल दानव तारा। यानी जब किसी तारे का संपूर्ण ईंधन या हाइड्रोजन पूरी तरह से हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, तब वह तारा पूरी तरह से लाल तप्त हो जाता है दानव की तरह से। और फिर उसी लाल दानव तारे से आगे जाकर के ब्लैक होल का विकास होता है। ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र, इस पर क्वेश्चन आ चुका है इस एग्जाम में और कई एग्जाम्स में। तो ब्लैक होल्स क्या हैं? ब्लैक होल्स किसी भी तारे के जीवन की अंतिम अवस्था के सूचक होते हैं। ऐसे तारे जिनका जीवन काल समाप्त होने वाला होता है, जिनका घनत्व एवं द्रव्यमान अत्यधिक होता है
और जिनका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसके कारण यह अपने आसपास की सभी वस्तुओं पिंडों को अपने भीतर समा लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, हर चीज को अपने भीतर अवशोषित कर लेते हैं, किसी भी वस्तु का यह परावर्तन नहीं करते, इसलिए ये काले दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर कोई वस्तु किसी अन्य पदार्थ का उत्सर्जन नहीं करती है, केवल अवशोषित करती रहती है, तब वह काली दिखाई देती है। तो ब्लैक होल्स का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है और आगे जाकर के यह माना जा रहा है कि इन्हीं ब्लैक होल्स में ब्रह्मांड यूनिवर्स के सभी पदार्थ और खगोलीय पिंड समा जाएंगे और इससे ब्रह्मांड में फिर से एक भयानक विस्फोट होगा, फिर से दोबारा से सृष्टि का आरंभ होगा। तो ये है ब्लैक होल्स। तारे की आयु, ये क्वेश्चन आ चुका है। तारे का जीवन काल या तारे की उम्र निर्भर करती है, यानी तारों की आयु लगातार घट रही है। हम अगले टॉपिक में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। तो तारों की आयु या एज, जीवन काल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर किसी तारे से प्रकाश ज्यादा प्राप्त हो रहा है, उसका तापमान बढ़ रहा है, इसका मतलब है उसकी आयु तेजी से घट रही है, क्योंकि वह अपने भीतर के हाइड्रोजन को उसी गति से तेजी से हीलियम में बदल रहा है और एक समय के पश्चात हाइड्रोजन पूरी तरह हीलियम में बदल जाएगी। तब तारों के भीतर कोई द्रव्यमान ईंधन नहीं बचेगा और तारों का एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज हमने भूगोल में जो ब्रह्मांडीय भूगोल है, जो कॉस्मोस ज्योग्राफी है या एस्ट्रोनॉमी से संबंधित सामान्य परिचय था, एक जनरल इंट्रोडक्शन था। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो इधर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से इसको सुन लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें लास्ट में एक पॉइंट रह गया, निहारिका या नेबुला क्या है। निहारिका या नेबुला को आरंभ में माना जाता था कि हमारी आकाश गंगा का वह भाग जो हमको दिखाई नहीं देता है, जिसमें हमारी आकाश गंगा के बाहर अन्य खगोलीय पिंड अथवा संरचनाएं, उसे निहारिका अथवा नेबुला नाम दिया गया। लेकिन बाद में इस मान्यता को खारिज किया गया और आधुनिक मान्यता निहारिका के संबंध में है। निहारिका को तारों के जन्म की अवस्था माना जाता है। तो निहारिका यूनिवर्स का वह हिस्सा होता है जहां पर विभिन्न प्रकार की गैलेक्सियां अथवा तारों का जन्म होता है। यानी ये निहारिका गैस धूल के ऐसे कठोर संघीभूत बादल होते हैं जहां विभिन्न प्रकार के खगोलीय पिंडों का जन्म होता है। ठीक है, तो ये निहारिका से संबंधित कुछ जानकारी थी। थैंक यू।